नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। इसी से बुलेटिन का आगाज करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज गुरुवार के दिन 2 दिन के दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। माफ कीजिए, कल गुरुवार के दिन हल्द्वानी पहुंचे 2 दिन के दौरे पर। आज शुक्रवार का दिन है और सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। उनसे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लंबी चर्चा की गई। आज मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे जिले के ऑफिसर्स के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिले की विकास योजनाओं की गति जानेंगे। इसके बाद ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों को शुभारंभ भी उनका करेंगे, उनकी शुरुआत करेंगे। हम आपको यहां जानकारी दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हल्द्वानी दौरे का आज दूसरा दिन है। देखिए, कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव रिटर्न में दिए हैं जी, और उन सुझावों पर अध्ययन करके और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो कल और आज का दिन जब हल्द्वानी के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहने वाले हैं। आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का शुभारंभ होने वाला है। 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों की शुरुआत आज होने वाली है। सीधे रुख करते हैं शैलेंद्र नेगी की तरफ और जानकारी के साथ मौजूद हैं शैलेंद्र नेगी। 10 बजे का समय है जब ओपन यूनिवर्सिटी में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों को शुरुआत करने की हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। देखिए, बिल्कुल आज जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में तो कार्यक्रम है ही, क्योंकि वहां पर कई सारी बिल्डिंगों का निर्माण कार्य शुरू होना है, तो उसका शिलान्यास करने वाले हैं। और ये पहली बार है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन, इतने बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिले के अधिकारियों के साथ आज बैठक करने वाले हैं और विशेषकर उन पॉइंट्स पर मुख्यमंत्री बात करेंगे जिन पॉइंट्स पर कल कार्यकर्ताओं ने और राज्य मंत्रियों ने बात की है। तो इसलिए मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद साफ है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए, और हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और देहरादून, राजधानी देहरादून के बाद अगर प्रदेश में कोई दूसरा सबसे बड़े शहर के तौर पर काउंट होता है तो वो हल्द्वानी काउंट होता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर 2 दिन तक लगातार दौरे पर कल रहे और आज वो लगातार अधिकारियों की बैठक करेंगे, जिसमें मंडल स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो मंडल स्तर की कुछ समीक्षाएं भी होंगी और जिले स्तर की समीक्षाएं तो होंगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री मैसेज देना चाहते हैं कुमाऊं के प्रवेश द्वार से, और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं तकरीबन 28 सीटें, तो उन पे एक मैसेज देना चाहते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इस तरीके का कार्यक्रम तय किया। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र नेगी जानकारी के लिए। तो आज हल्द्वानी दौरे का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दूसरा दिन है और आज 20 करोड़ से ज्यादा के निर्माण से ओपन यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य को हरी झंडी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिखाने वाले हैं। हल्द्वानी वासियों के लिए आज के लिए बहुत खास दिन। और आइए अब बात करते हैं कुंभ के सीमित समय को लेकर सीएम क्या कह रहे हैं, वो आपको बताते हैं। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कुंभ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुंभ के सीमित समय पर साधु संतों की नाराजगी पर बोले मुख्यमंत्री, साधु संतों से बातचीत के बाद ही फैसला लिया गया है। जो एसओपी जारी हुई थी और न्यायालय ने भी जो बातें कही हैं, उनके आलोक में एक विषय ये भी था कि कुंभ को सीमित करना चाहिए, कर्टेल करना चाहिए। तो इस दृष्टि से जो कुंभ का जो स्नान है, हमने साधु संतों से बातचीत करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से और 28 अप्रैल तक ये उसका नोटिफिकेशन किया है, वो कुंभ काल होगा। दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपांकर, 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी और सीमित समय में कुंभ को करने पर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें बोली हैं। किन किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है मुख्यमंत्री ने, विस्तार से बताइए। बिल्कुल कंचन, मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि कुंभ की जो ड्यूरेशन रहेगी वो क्या रहेगी, तो उनका कहना था कि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक इस बार कुंभ का नोटिफिकेशन होगा, यानी 28 दिन का, जिसमें 3 बड़े शाही स्नान आएंगे, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल। और इन 3 बड़े स्नानों के बीच में कुंभ का समापन होगा। हालांकि अभी जो 27 फरवरी का स्नान होना है माघ पूर्णिमा का, और 11 मार्च का जो स्नान होना है शिवरात्रि का, उनके लिए मुख्य सचिव कह चुके हैं कि अलग से एसओपी जारी होगी। लेकिन जिस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि आपको कोरोना को देखते हुए वहां पर भीड़ को कंट्रोल करना है, तो उस पूरे विषय को देखते हुए और साधु संतों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब कुंभ
1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक होगा। 28 दिन के लिए वहां पर पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस दौरान चाहे आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स की बात हो या वहां पर फोर्स की तैनाती हो, लोगों के आने जाने की बात हो, घाटों पर तैयारी की बात हो, इस सबको अब तैयार किया जाएगा। और 28 फरवरी से पहले अखाड़ा परिषद और सरकार के बीच एक बैठक होगी, जो सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है, और उसमें एक फाइनल लेआउट तैयार हो जाएगा कि जो 28 दिन का कुंभ होगा उसमें व्यवस्थाएं किस तरीके की रहेंगी। कंचन, ठीक है दीपांकर, क्या साधु संतों की अब नाराजगी इस बात से दूर हो गई है कि उन्हीं से बात करके ये सीमित समय में कुंभ को कराने का फैसला लिया गया है? अब कोई नाराजगी नहीं है साधु संतों की? अब से 2 दिन पहले जो बात आई थी अखाड़ा परिषद की तरफ से, उसमें जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, उनका ये कहना था कि साधु संतों को भरोसे में नहीं लिया गया, जबकि महामंत्री जो हरिगिरी हैं उनका ये कहना था कि ये सही फैसला है और एक लिमिटेड टाइम में कुंभ होना चाहिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री का जो बयान आया, वो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि साधु संतों से बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि 28 दिन का कुंभ होगा अप्रैल में, और 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक, और जिसमें जो 3 शाही स्नान होंगे उसकी पूरी व्यवस्था रहेगी। और जो बाकी व्यवस्थाएं अखाड़ों की चल रही हैं, जिस तरीके से हरिद्वार से लगातार खबरें सामने आ रही है कि चाहे मेला अधिकारी हो या पर बाकी वहां पर प्रशासन हो या फिर साधु संत हो, उनके अपने कैंप की व्यवस्था हो, अखाड़ों की व्यवस्था हो, लगातार चल रही है। लेकिन कुंभ अब सिर्फ और सिर्फ 28 दिन का होगा, 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक, और अखाड़ों के साथ यह बातचीत, साधु संतों के बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है। कंचन, शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गुरुवार को 3 जिलों पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए देखे गए। पौड़ी जिले में 191 घोषणाओं में से 116 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। उत्तरकाशी में 123 घोषणाओं में 68 पूरी हो चुकी हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर 36 में से 22 घोषणाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी बची घोषणाओं पर तेजी से काम चल रहा है। तो जिलों के दौरे के साथ ही मुख्यमंत्री हर जिले में अपनी घोषणाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि इससे पहले राज्य में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, जबकि काम और समीक्षा कभी नहीं हुई है। बीते 7 दिनों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 8 जिलों में अपनी घोषणाओं की समीक्षा कर चुके हैं, जबकि बाकी बचे 5 जिलों की समीक्षा का काम जल्द होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि घोषणा भी और समीक्षा भी और उस पर काम भी। और 4 साल की बात करें तो करीब 90% काम पूरा हो चुका है, जो पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कहते हैं इस राज्य में दुर्भाग्य से ऐसी परंपरा नहीं रही, कभी उनकी समीक्षा की जाए। प्रयास किया कि जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका समय समय पर उनकी समीक्षा हो, और उसका परिणाम ये है कि जो घोषणाएं हम कर रहे हैं वो क्रियान्वित हो रही हैं। सरकार और संगठन को भरोसा है कि काम का परिणाम 2022 में मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को सरकार का काम नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि 4 साल में क्या हुआ ये अपनी चार्जशीट में 18 मार्च को कांग्रेस बताएगी। 1 महीना का समय ज़्यादा नहीं है, वो कितनी घोषणाएं किसने की हैं और कितनी इम्प्लीमेंट हुआ है वो सब सामने आ जाएगा। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार आने वाली 18 मार्च को 4 साल पूरे करेगी। मुख्यमंत्री मीटिंग, दौरों और समीक्षा के जरिए काम को तेजी के साथ अंजाम देने में जुटे हैं, जिससे अंतिम साल में काम के साथ 2022 के चुनाव परिणाम को भी बेहतर बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली आपदा की बात करते हैं, जहां पर अब तक कुल 61 शव बरामद कर लिए गए हैं। 28 बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जिनमें से 34 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि एक बॉडी पार्ट्स की शिनाख्त हो चुकी है। जोशीमठ में अभी भी 204 लोगों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है, और इसके अलावा 56 परिजनों और 49 शवों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो तपोवन टनल में फिर पानी के आने के चलते काम रोक दिया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पानी देखिए कितनी भारी मात्रा में आ रखा है। पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है, टनल में पानी बैक मारने लगा है। और वहीं आपको यह भी जानकारी दे कि नई मंगाई गई हैंग लोडर मशीन भी पानी और दलदल के चलते काम नहीं शुरू कर पा रही है। तो ये आपको कल से ही हम अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ गर्दा, मलबा
जो इस समय भी टनल में भारी मात्रा में है और उतनी मात्रा में अब पानी भी आना शुरू हो चुका है। तो सर्च अभियान चला रहे लोगों को यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने इस समय अंदर की आप देख रहे हैं टनल की, जहां पर नई मशीनें जो पहुंची हैं वो भी काम नहीं कर पा रही हैं। प्रभात पुरोहित और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं प्रभात पुरोहित से। प्रभात, इस समय की क्या अपडेट है, क्योंकि अभी जो मशीनरीज जो इस पानी को निकालने के लिए यहाँ पर लगाई है वो दलदल और पानी जिस तरह से मिक्स हो रखा है, वो मशीन भी कारगर साबित नहीं हो रही है पानी को निकाल पाने में। कंचन, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार 7 फरवरी से अभी तक दिन रात लगातार रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा, टनल के अंदर हो या फिर बैराज साइड या रिवर साइड सर्चिंग का अभियान, लगातार यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है। जहां तक बात करें एडिट टनल की, तो एडिट टनल में जिस तरीके से बैराज एम्प्टी टनल की तरफ से जब पानी आया होगा तो वो पूरी टनल के अंदर भरा है और वहां से जो है लिक्विड स्लस बहता हुआ आ रहा है। और जो एडिट टनल से जहां से रेस्क्यू चल रहा है वहां पे रेस्क्यू वर्क करने में दिक्कतें आ रही है। जिस तरीके से शुरुआती समय में लगातार मलबा हटाने का काम जारी रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जितना टनल के अंदर जा रहे हैं उतना यहाँ कीचड़ गाद भरी हुई ज्यादा आ रही है, तो जिसके चलते रेस्क्यू में दिक्कतें हो रही। हालांकि जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम है, लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। दिन हो रात जिस तरीके से यहाँ अब आगे जिस तरीके जो बोल्डर्स बह के आए हैं या सरिया बह के आई है एम्प्टी बैराज की तरफ से, तो वो भी यहाँ पर दिक्कतें कर रही हैं। तो उनको एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पे कटर मशीन के द्वारा काटा जा रहा है, फिर उसके बाद रेस्क्यू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू जिस तरीके से शुरुआती समय में हुआ, अब वो अंदर जितना टनल के अंदर जा रहे हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, और ये दिक्कत बीते कुछ दिनों से बढ़ रही है कि जितना टनल की गहराई में जाया जा रहा है उतना ही ज्यादा पानी भी बैक मार रहा है और भारी मात्रा में गर्दा भी आ रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए प्रभात पुरोहित। लेकिन इस समय अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट यहाँ पर दे देते हैं कि कुल शवों को बरामद करने की संख्या 61 से अब 62 हो गई है। आज एक शव और बरामद किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर बुलेटिन में महत्वाकांक्षी चारधाम रोड परियोजना को लेकर, जिसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इस पर काम कर रही कुछ कंपनियां जो अपने लालच के कारण तय मानकों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के बाद काम कर रही कंपनी सड़क कटान का टनों मलबा सीधे पहाड़ी से नीचे फेंक रही है, जो कि अलकनंदा नदी में जाकर मिल रहा है। ये कंपनियां नियमों का धज्जियां उड़ा रही हैं, नियमों के साथ पर्यावरण से भी खिलवाड़ कर रही हैं, जबकि मलबे और डंप करने के लिए डंपिंग जोन अलॉट पहले ही किए गए हैं। उत्तरकाशी में सर्दियों के मौसम में जो जंगल में आग लगने की लगातार खबरें आ रही हैं, आज शाम को उत्तरकाशी के मनेरा और मातली के जंगल का कुछ हिस्सा आग की चपेट में दिखा है। बारिश की बूंदाबांदी के बीच में भी जंगल जलते देखे गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने कल शाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें भीषण आग लग रखी है। उत्तरकाशी के जंगलों में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन इस बीच भी आग बेकाबू नजर आई है। काफी जगहों पर आग तेजी से फैली है। मनेरा मातली के जंगलों में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें आपके सामने। और ये बात करते हैं नई शिक्षा नीति की, जिसके तहत अब उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के लिए रोजगार परक नौकरी के अवसर पर काम कर रहा है। अब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्स लाए जाएंगे जो यूथ को स्टार्टअप से जोड़ सके। उत्तराखंड में अब रोजगार परक पढ़ाई को लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें लड़कियों को ब्यूटी प्रोडक्ट के कोर्स तो लड़कों के लिए टेक्निकल कोर्स कराए जाएंगे, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर आर्किटेक्ट तक शामिल है। प्रदेश के 44 कॉलेज और विश्वविद्यालय में अब ये कोर्स पढ़ाए जाएंगे। अगले सत्र में कोर्स शुरू हो सकें, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इन कोर्सेज को लेकर छात्र भी उत्साहित हैं। देखिए,
रोज़गार के नज़रिए से अगर उन्हें देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं छात्रों, अगर उसमें रोज़गार मिले तभी ठीक है ना। पढ़ाई तो बच्चा हर कोर्स की कर रहा है, बीकॉम बीएससी सभी पढ़ रहा है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इसमें नौकरियां कितनी हैं आगे जाके, उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कि अगर सरकार अगर उनको ऐसी पॉलिसी में आती है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो उससे एक वो छलावा ना रह जाए युवाओं के साथ। स्टार्टअप से जुड़े लोगों का मानना है कि एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसमें इन बातों को भी बताना चाहिए कि स्टार्टअप शुरू करने के दौरान कागजी कार्रवाई में क्या दिक्कतें आती हैं। रूल्स रेगुलेशंस वगैरह के लिए अलाइन होना है, जो कागजी कार्रवाई करनी होती है तो वो कहीं सिखाया नहीं जाता। तो अगर स्टार्टअप वोकेशनल कोर्सेज में इस चीज़ को ज़्यादा सिखाया जाए कि आपकी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ या फिर जो आप फ़ायदे ले सकते हैं इसके लिए कैसे अलाइन हो सके, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा मेरे हिसाब से सारे युवाओं के लिए। नई शिक्षा नीति में युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे युवा इन कोर्सेज में दिलचस्पी लें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पूरे देश के साथ उत्तराखंड कांग्रेस ने भी जॉइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत कर दी है और इस कैंपेन में सोशल मीडिया के जरिए हर लोकसभा सीट में 1000 से 1500 लोगों को जोड़ा जाएगा। फिर उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि बूथ तक सोशल मीडिया के जरिए आसानी से मैसेज पहुंच सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजों से जीत की शुरुआत हो चुकी है। 2022 में कांग्रेस ही जीतेगी। और राज्य के अंदर हम सोशल मीडिया को और मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से आज चाहे मिस कॉल के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो या वेबसाइट जो हमारा है इसके माध्यम से जो है हम सब लोगों से कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम गांव तक या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच सकते हैं तो एक बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। एक तरह से बड़ा ये संगठन को अच्छी तरह से मदद भी कर सकता है, सशक्त भी कर सकता है। तो जैसे आपके कोई कैंपेन होंगे या आपको कोई फीडबैक लेना है तो आप कर सकते हैं, जनता का फीडबैक भी ले सकते हैं, जनता पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं, दे सकते हैं। प्रेस देख रहे हैं, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आईआईटी रुड़की में 1994 की पास आउट छात्रों ने ड्रोन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। साल 1994 में आईजी अमित सिन्हा भी यहीं से पास आउट हुए हैं। पूर्व छात्रों का कहना है कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती जा रही है और इसीलिए स्टूडेंट्स को ड्रोन की जानकारी होना जरूरी है। आईआईटी में बना हुआ ड्रोन सेंटर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हमारे जो पूर्व छात्र हैं जो 1994 में जो ग्रेजुएट किए और जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, पूरी दुनिया में हैं, भारत में हर जगह हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम संस्थान के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो उनका आइडिया था। देखिए, हम लोग के 1994 बैच ने कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे जो अमाउंट दिया उसका एक हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा, एक हम लोग ड्रोन रिसर्च सेंटर जो आपने देखा जहाँ विजिट किए वहाँ खोला, उसका आज माननीय सारस्वत जी ने उद्घाटन किया। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 16 से 18 फरवरी तक पक्षी गणना का काम किया गया है। तो इस दौरान कॉर्बेट के 12 रेंजेस में 26 टीमों ने पक्षियों की प्रजातियों की गिनती की है। एक अनुमान के मुताबिक कॉर्बेट और आसपास के जंगलों में 600 के करीब पक्षियों की प्रजातियां हैं, लेकिन कॉर्बेट में पहली बार गिने जा रहे पक्षी प्रजातियों से पता लग सकेगा कि यहां पक्षियों की कितनी प्रजातियां मौजूद हैं। अभी तक 94 स्पीशीज देख ली हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 से ऊपर पहुंच जाएं हमारे एरिया में। तो अभी लगे हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, शाम तक इसको भी टारगेट को पूरा कर लेंगे। टीडी से खबर, जहां पर विधायक धन सिंह नेगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले जो भी टिहरी लेक फेस्टिवल होता था उससे जनप्रतिनिधि अपनी तिजोरियां भरते थे, पैसों की बंदरबांट होती थी, लेकिन हमने इस बार जो लेक फेस्टिवल किया है उसमें टिहरी को नई सौगातें मिली हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है।